चैप्टर 92। रायचंद मेंशन में देविका जी बहुत गिल्टी फील कर रही थी। वो वहां से किचन में गई। वो अमीका के पसंद का खाना बनाने लगी। वो अपनी बच्ची से माफी मांगने वाली थी। उन्होंने अमीका के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। वहीं सभी लोग देविका जी को देख रहे थे, जो कितने प्यार से अमीका के लिए खाना बना रही थी। उन्होंने थोड़ी ही देर में 3-4 डिश बना ली, जो कि उन्होंने खास तौर पर अमीका के लिए बनाया था। इधर दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर इस वक्त मीडिया खंगी थी। उन्हीं के साथ रायजादा फैमिली भी खंगी थी। अमीका उन सबको देखकर हैरान थी, मगर वो कुछ नहीं बोली। तभी मीडिया वालों ने अमीका और प्रेमम को घेर लिया और उनसे सवाल करने लगे। सो फाइनली हमारे दो लेजेंडरी लोगों ने एक दूसरे से शादी कर ली, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जिस पर प्रेमम बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने बचपन के प्यार से शादी कर ली है। जिसे सुनकर सभी लोगों को शौक लगा। तभी मीडिया वाले अमीका के पास आए और बोले, मैम आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? जिस पर अमीका बोली, नो कमेंट्स। इतना बोलकर गानी में बैठ गई। तभी मीडिया वाले रायजादा फैमिली के पास आए और उनसे क्वेश्चन करने लगे। मिस्टर एंड मिसेज रायजादा, आपको कैसा लग रहा है? जिस पर रायजादा फैमिली खुशी से बोली, हम बहुत खुश हैं। आखिर जिसके साथ हमने बचपन में जिस लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद किया था, वो लड़की आज हमारे घर पर शादी करके आ गई, जिसे सभी मीडिया वाले लाइव दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद मीडिया वहां से चली गई। तभी अमीका के बगल में प्रेमम आकर बैठा और उनकी गानी रायजादा मेंशन की तरफ चली गई। सभी लोग धीरे धीरे कर गानियों में बैठे और वहां से निकल गए। कार में खामोशी थी। तभी प्रेमम अमीका को देखते हुए बोला, डॉल। जिस पर अमीका बोली ने प्रेमम को देखा तो प्रेमम बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? जिस पर अमीका उसे देखने लगी। तभी प्रेमम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं चाहता हूँ तुम मुझे और हमारे इस नए रिश्ते को एक चांस दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरी लाइफ से चली जाना, मैं नहीं रोकूंगा। जिस पर अमीका गौर से प्रेमम के चेहरे को देखने लगी, जिस पर सच्चाई नजर आ रही थी। उसने कुछ सोचा, फिर अपने मन में बोली, चांस माई फूट। मैं इस बार आप पर यकीन ही नहीं कर सकती, मगर अब जब मैंने शादी कर ली है, चाहे मॉम की खुशी या मैं खुद भी ऐसा करना चाहती थी, चाहे बात जो भी हो, अब हमारी शादी हो चुकी है। इसलिए मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद और उसने तुरंत अपना ख्याल झटक दिया और फिर आगे बोली, अभी मुझे ये भी नहीं पता कि जब मैं आग में जल गई थी उसके बाद क्या हुआ था। क्या आप वहां आए थे या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? इतना सोचकर उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए, मगर उसने एक लंबी सांस ली और प्रेमम को बिना भाव के देखते हुए बोली, ठीक है, मैं आपको और इस रिश्ते को एक चांस देने को रेडी हूँ। मगर याद रखना मिस्टर रायजादा, अगर आपने मेरे साथ चीट करने की या फिर कुछ ऐसा जिससे मुझे हर्ट हो करने की कोशिश की, तो इस बार आप मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। क्योंकि अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये बात मुझे समझ आ चुकी है। इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर हाँ, मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जिसका कोई भी फायदा उठा सके, इसलिए ध्यान रखिएगा। अमीका की बात सुनकर प्रेमम खुश हो गया। वो अमीका से बोला, डॉल, आई प्रॉमिस तुम्हें मुझे चांस देने का रिग्रेट नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा ट्रस्ट टूटे या तुम्हें हर्ट हो। फिर अपने मन में बोला, मुझे पता है मेरी गलती की वजह से तुमने अपनी जान और हमारा बच्चा खो दिया, मगर डोंट वरी, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारी पिछली जन्म की सारी कड़वी यादें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इतना सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी लगभग रात हो चुकी थी। देविका जी ने अमीका की पसंद की सारी डिशेज बनाई हुई थी। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रूपाली अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद थी। वो कल सुबह ही हॉस्पिटल से घर आने वाली थी।
तभी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वहां पर अभी कसक, रूपाली और अमीका के अलावा सभी लोग मौजूद थे। तभी देविका जी एक मेड से बोली, जाओ और अमीका को डिनर के लिए बुला कर लाओ। जिससे वो मेड राजवीर जी को देखने लगी, क्योंकि सबने देखा था राजवीर जी ने अमीका को घर से निकाल दिया था। वहीं उस मेड को अभी तक वहीं पर खंगा देखकर देविका जी की भौहें सिकुड़ गई। वो गुस्से में बोली, बहरी हो क्या? जाओ, खनी खनी मेरा मुंह क्यों ताक रही हो? उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसे भूख लगी होगी। तभी राजवीर जी बोले, मॉम अमीका नहीं है यहाँ। जिस पर देविका जी हैरानी से बोली, क्या मतलब है नहीं है? क्या वो अभी तक ऑफिस से घर नहीं आई? रणविजय जी और देविका जी परेशान हो गए। तभी दादाजी ने अपना फोन निकाला और अमीका को का नंबर डायल कर दिया, मगर उसका फोन ही नहीं लग रहा था। अपने मॉम डैड को परेशान होता देख राजवीर जी बोले, मॉम मैंने उस घटिया लड़की को घर से निकाल दिया है। जैसे ही राजवीर जी ने ये बोला, देविका जी के हाथों से चम्मच छूट गई जो वो प्लेट में रख रही थी। वहीं रणविजय जी का चेहरा सख्त हो गया। अभी राजवीर जी कुछ बोलते उससे पहले ही उनके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा। चैप्टर 93। अपने मॉम डैड को परेशान होता देख राजवीर जी बोले, मॉम मैंने उस घटिया लड़की को घर से निकाल दिया है। जैसे ही राजवीर जी ने ये बोला, देविका जी के हाथों से चम्मच छूट गई जो वो प्लेट में रख रही थी। वहीं रणविजय जी का चेहरा सख्त हो गया। अभी राजवीर जी कुछ बोलते उससे पहले ही उनके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा, जिससे सभी लोग हैरानी से खंगे हो गए। वहीं देविका जी गुस्से से कांपते हुए राजवीर को घूर रही थी। वो गुस्से में बिफरते हुए बोली, किससे पूछ कर मेरी बच्ची को तुमने घर से निकाला? जिसे सुनकर राजवीर जी गुस्से में बोले, मॉम आपको भी तो पता है अमीका ने रूपाली के साथ क्या किया? जिस पर देविका जी बोली, हाँ मुझे पता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बच्ची को घर से निकालोगे। तुम्हारी रूपाली और वो तुम्हारी घटिया बीबी भी कुछ कम नहीं है। जरूर तुम्हारी उस नालायक बेटी ने ही पहले कुछ किया होगा जिससे मेरी बच्ची को इतना गुस्सा आ गया। मैंने तो उसे बस इसलिए डांटा क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची गलत रास्ते में जाए, मगर तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई जो तुमने हमारी बच्ची को उसके ही घर से बाहर निकाल दिया। अगर तुम्हें मां तुम्हारे बीबी बच्चों को उससे परेशानी है तो अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। इतना बोलकर देविका जी और रणविजय जी वहां से चले गए। देविका जी ने अपना और रणविजय जी का खाना रूम में ही मंगवा लिया। वहीं राजवीर जी हैरानी से अपनी माँ और पापा को देख रहे थे कि उनके पेरेंट्स अमीका के प्यार में इतने अंधे हैं कि उन्होंने उसकी इतनी बनी गलती को भी ये कहकर टाल दिया, रूपाली ने ही पहले उसे उकसाया होगा। वहीं वीर को हंसी आ रही थी। उसे भी ऐसा ही लग रहा था, जरूर उस दिन कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अमीका इतनी अग्रेसिव हो गई, जिससे उसने रूपाली को इतनी बेरहमी से मारा। इधर दूसरी तरफ प्रेमम की गानी रायजादा मेंशन में रुकी। अमीका ने जब रायजादा मेंशन को देखा तो उसे अपनी पिछली जन्म की याद आने लगी, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाला और सीधी बैठ गई। तभी प्रेमम गानी से उतरा और उसने अमीका की तरफ का दरवाजा खोला और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अमीका ने एक नज़र प्रेमम को देखा और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अमीका ने जैसे ही प्रेमम के हाथ में अपना हाथ दिया, प्रेमम ने उसका हाथ टाइटली टकम लिया। अमीका गानी से बाहर आ गई। उसके बाद दोनों अंदर की तरफ जाने लगे। तभी राजश्री जी ने दोनों को दरवाजे पर ही रोक दिया। प्रेमम और अमीका दरवाजे पर ही रुक गए। तभी सुनैना जी ने दोनों की आरती उतारी और एक चावल का कलश रख दिया। मेड ने आलते की थाली भी चावल के पीछे रख दिया। अमीका ने चावल के कलश को अपने पैर से गिराया और आलते की थाली में पैर रख दिया। अमीका अपने पैरों का छाप छूंघते हुए अंदर की तरफ चलने लगी। तभी अमीका और प्रेमम सोफे पर बैठ गए। तभी सुनैना जी बोली, थोड़ी रश्मि है, फिर दोनों आराम कर लेना। इतना बोलकर उन दोनों को देखने लगे। तभी अमीका ने ओके बोला तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी राधिका और अक्ष वहां पर मौजूद नहीं थे। राधिका को कुछ जरूरी काम था और अक्ष भी राधिका के साथ ही गया हुआ था।
तभी एक मेड ने प्रेमम और अमीका के आगे एक दूध से भरा बर्तन रख दिया। तभी सुनैना जी ने उसमें एक अंगूठी डाली और उन दोनों से बोली, ये एक रस्म है जिसमें 3 राउंड होते हैं। जो सबसे ज्यादा बार सबसे पहले अंगूठी को निकालेगा वो जीत जाएगा। जिसे सुनकर दोनों ने अपना सिर हिला दिया। तभी दोनों ने उस दूध के बर्तन में हाथ डाला और अंगूठी ढूंढने लगे। तभी करीब 15 मिनट बाद प्रेमम ने अंगूठी को बाहर निकाला और अमीका को एक चैलेंजिंग लुक देने लगा, जिसे देखकर अमीका की भौहें सिकुड़ गई। इस बार फिर से दोनों ने दूध के बर्तन में हाथ डाला, मगर इस बार अमीका ने अंगूठी ढूंढ ली, जिससे प्रेमम का मुंह बन गया। सब लोग ताली बजाने लगे। तभी सुनैना जी बोली, ये लास्ट राउंड है, जो ये राउंड जीतेगा वो जीत जाएगा। दोनों ने फिर से बर्तन में हाथ डाला। तभी दोनों ने एक साथ अंगूठी पकड़ी और हाथ बाहर निकाल दिया, जिसे देखकर सब खुशी से ताली बजाने लगे। तभी सुनैना जी बोली, इसका मतलब है कि तुम दोनों ही एक दूसरे की बातें सुनोगे और अच्छे तालमेल के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को बिताओगे। राजश्री जी ने दोनों को अलग अलग रूम में आराम करने भेज दिया। प्रेमम को तो अपनी डॉल के साथ रहना था, मगर दादी की डांट की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाया। अमीका बेहद थक चुकी थी, इसलिए वो बेड पर लेटते ही सो गई। प्रेमम भी मुश्किल ही से सही, मगर वो भी सो गया। इधर दूसरी तरफ इस वक्त राधिका और अक्षय एक ढाबे पर बैठे हुए थे, क्योंकि आज राधिका का एग्जाम था, जिसका सेंटर थोड़ा दूर था, जिस वजह से सुनैना जी ने अक्ष को राधिका को लेने भेज दिया था। वो दोनों होटल में डिनर के लिए रुके हुए थे। इधर रायजादा मेंशन में रात का समय सबने डिनर किया, क्योंकि इस वक्त डिनर टाइम हो रहा था। प्रेमम ने सबको अमीका की पसंद का खाना बनाने को बोला था, जिससे सुनैना जी ने अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाया था। सबका खाना खत्म हुआ तो सब लोग हॉल में बैठ गए। तभी दादी बोली, प्रेमम तुम कमरे में जाओ, अमीका अभी आएगी। प्रेमम को मन तो नहीं था अकेले जाने का, मगर फिर भी उसे जाना पड़ा। वो जब रूम में पहुंचा तो वो रूम को देखता ही रह गया। तभी उसकी नज़र कपड़ों में पड़ी तो उसने वो कपड़े पहन लिए। प्रेमम ने शाही क्रीम और गोल्डन शेरवानी पहनी थी, जिस पर महीन रेशमी धागों से कढ़ाई की गई थी। उस पर गहरे मरून रंग की साटन की शॉल थी, जो कंधे पर डाली थी और गोल्डन बॉर्डर से सजी थी। उसके सिर पर एक सिंपल पगड़ी, जिसके आगे एक नफीस सफेद पंख और कुंदन ब्रोच लगी थी। गले में 3 परतों वाला मोतियों और पन्नों का हार था। वहीं अमीका को भी कपड़े दिए गए, उसमें बेहद खूबसूरत लहंगा और गहने थे। अमीका ने एक डस्टी रोज गोल्ड और पीछे टोन का लहंगा, जिस पर हाथ की जरी और सीक्वेन वर्क की महीन कढ़ाई थी। उसका लहंगा जैसे चांदनी में चमक रहा था। उसका ब्लाउज डीप स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला था और उसकी ट्रांसपेरेंट नेट की चोली पर बारीकी सी कढ़ाई थी। पीठ पर सिर्फ पतली डोरी बंधी थी, जिससे उसकी पीठ पर सिंदूरी रंग की हल्की चमक बन रही थी। गहनों में अमीका ने हेवी कुंदन सेट पहना था, एक बनी नथ, माथे पर मांगटिका और हाथों में चूड़ियों के साथ कलीरे लटक रहे थे। मांग में सिंदूर और होठों पर हल्का रोज टिंट उसकी आंखों को और ज्यादा बढ़ा रहा था। उसने अपना घूंघट हल्के नेट का रखा था, जो माथे पर झुककर उसकी आंखों की चमक को और रहस्यमयी बना रहा था। तैयार होने के बाद अमीका कमरे की तरफ चली गई। चैप्टर 94। वो कमरे में आई और सीधा बेड पर बैठ गई। तभी प्रेमम कमरे में दाखिल हुआ और उसकी नजर अमीका पर पड़ी तो एक पल के लिए उसके होश उड़ गए, क्योंकि अमीका दुल्हन के जोड़े में किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। प्रेमम की नजरें खुद पर देखकर अमीका ने कस के अपने लहंगे को मुट्ठियों में भर लिया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अमीका कभी अपने धड़कते दिल को देख रही थी तो कभी प्रेमम को। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट साफ नजर आ रही थी। प्रेमम ने अपने कदम अमीका की तरफ बढ़ा दिए। वो अमीका के पास आया और तिरछी स्माइल के साथ बोला, ओह वाओ व्हाट साइट टू सी। मेरी डोल मुझे देखकर नर्वस हो रही है। ये बोलते हुए वो अमीका के करीब आया और अपना एक हाथ उसकी कमर में डाल अपने करीब खींचकर बोला,
मुझसे नर्वस हो रही हो या फिर हमारे बीच अभी जो होने वाला है उससे। वेडिंग नाइट तो हम सेलिब्रेट करेंगे ही, और वो भी बहुत अच्छे से। ये कहते हुए वो सेंशुअली उसकी कमर को सहलाने लगा। उसकी बात सुनकर अमीका ने नजरें उठा उसे घूर कर देखा और फिर गुस्से से बोली, वेडिंग नाइट माय फुट। कल रात को बिस्तर पर क्या मेरे साथ कबड्डी खेल रहे थे? अभी अगर आपने कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी कल रात की हरकतों की वजह से मेरी पूरी बॉडी में अभी भी पेन हो रहा है। आपने मेरी पूरी बॉडी को बाइट मार्क्स से भर दिया है। ऐसा कौन करता है? ये कहते हुए उसने एक नज़र अपने बदन को देखा जिस पर अभी भी ब्लू बाइट मार्क्स दिखाई दे रहे थे। उसकी बात सुनकर प्रेमम ने अपनी इंटेंस नज़रों से अमीका की पूरी बॉडी को देखा और फिर उसे अपनी बाहों में भर उसके गले को चूमते हुए बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे ड्रग्स दिया गया था जिस वजह से शायद मैं कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया, लेकिन उस ड्रग्स से ज्यादा मुझे तुम्हारा नशा हो गया था। कल रात मैंने नशे में वो सब किया और अब मैं होश में रहकर सब कुछ करूंगा। प्लीज आज की रात करने दो ना, उसके बाद जब तुम बोलोगी तब हम करेंगे, लेकिन मुझे अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय करनी है। ये सब कहते हुए वो अमीका के गले, गर्दन, कंधे पर किस कर रहा था, जिससे अमीका की सांसें गहरी होने लगी। उसने अपना सर हल्का सा पीछे झुका लिया और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वो मदहोशी से बोली, नहीं, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे नींद आ रही है, सोना है। छोड़िए। ये कहते हुए उसने प्रेमम को हल्का सा खुद से दूर धक्का दिया और जाकर ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठ गई। प्रेमम अभी भी इंटेंस नजरों से अमीका को घूर रहा था। इधर अमीका धीरे धीरे अपने हाथों से चूड़ियां निकाल रही थी। तभी प्रेमम उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ चूड़ियां निकालने लगा। अमीका ने चौंकते हुए प्रेमम को देखा और धीमी सी आवाज में बोली, अब क्या कर रहे हो? आप जाकर सोते क्यों नहीं हो? ये सुनकर प्रेमम टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हो। आज की रात ना तुम्हें सोने दूंगा और नहीं खुद सोऊंगा। ये कहते हुए उसके फेस पर टेढ़ी स्माइल आ गई। अमीका ने घूर कर उसे देखा लेकिन फिर कहा कुछ नहीं। कुछ ही देर में प्रेमम ने अमीका की सारी ज्वेलरी उतार दी और फिर वो उसके माथे को चूमते हुए बोला, डॉल सो जाओ। इतना बोलकर वो वहां से सोने के लिए बेड पर चला गया। वही अमीका तिरछी नजरों से प्रेमम को देख रही थी जो अपने सर को बेड रेस्ट पर का हुए बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर अपना पेट पर गया जिसे देख उसे फिर से अपने बच्चों की याद आ गई। और अपने बच्चों को याद आते ही उसकी आंखों में एक जुनून दिखने लगा और फिर वह खुद से बुदबुदाते हुए बोली, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहे इसके लिए मुझे। और फिर वह एक नज़र प्रेमम को देखती है और फिर अपनी सनकी आवाज में धीरे से बोली, इन्हें ही क्यों न इस्तेमाल करना पड़े, वैसे भी ये शरीर के भूखे हैं। इतना बोलकर वह फिर से अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, सुनिए प्रेमम। वही उसकी यह बात सुनकर प्रेमम जो आंखें बंद किया हुआ था वह तुरंत खोलकर अमीका की तरफ देखने लगता है। तभी अमीका बोली, क्या आप मुझे बेड पर उठाकर सुला सकते हैं? उसकी बात प्रेमम को अजीब लगा लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और सीधा खड़ा हुआ और अमीका के पास जाकर उसे गोद में उठाकर सीधा बिछावन पर लाकर लेट देता है। अमीका एकटक प्रेमम के चेहरे को देख रही थी। उसे लेटने के बाद प्रेमम जाने के हुआ तभी अमीका उसके हाथ को खींच लेती है जिसके कारण प्रेमम का बैलेंस नहीं बनता है और सीधा अमीका के ऊपर गिर जाता है। तभी अमीका बिना वक्त गंवाए तुरंत उसके सर को पकड़ के आगे करके अपने होंठ उसके होंठ पर रखकर किस करने लगी। वही प्रेमम हैरान हुआ कि अभी यह लड़की मना कर रही थी और खुद ही यह सब कर रही है। वही अमीका की आंखों में कुछ चमक भी थी ये सब करते वक्त। थोड़ी देर में अमीका प्रेमम के होठ को रिहा कर देती है, लेकिन प्रेमम से रहा नहीं गया। उसने अमीका के सॉफ्ट पिंक लिप्स पर अपने होंठ रखे और उन्हें सक करने लगा जिससे अमीका के मुंह से हल्की सिसकियां निकलने लगी जिन्हें सुनकर प्रेमम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया।
अमीका ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और प्रेमम की किस को फिल करने लगी। प्रेमम ने किस करते हुए ही अमीका के कपड़े निकालने शुरू कर दिए। अमीका ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे जो चाहिए था उसके लिए ये सब जरूरी था। कुछ ही पलों में प्रेमम ने अमीका। चैप्टर 95। अगली सुबह बाहर डोर नॉक की लगातार आ रही आवाज सुनकर अमीका ने परेशान होते हुए अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधा सीलिंग पर पड़ी। वो हल्का सा हिलने को होती है तभी उसके मुंह से हल्की दर्द भरी सिसकी निकल गई जिसे सुनकर उसके पास लेटे प्रेमम की भी आंखें खुल गई। इस वक्त वो पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था। उसकी नजरें सीधा अमीका पर पड़ी जो बुरी तरह उसके हाथ को घूर रही थी। जो इस वक्त उस चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो हल्का सा अमीका के पास आया और उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कुछ कहा, जिसे सुनकर अमीका के दोनों गाल एकदम से लाल हो गए। ना चाहते हुए भी उसकी पलकें शर्म से झुक गई। डोर पर अभी भी नोक हो रहा था लेकिन वो दोनों एक दूसरे में लगे हुए थे, उन्हें किसी और का कोई ख्याल ही नहीं था। तभी बाहर से आवाज आई, अमीका प्रेमम बेटा आप उठ गए? अगर उठे हुए हो तो प्लीज डोर खोलिए। बाहर खड़ी सुनैना जी ने डोर को देखते हुए हिचकिचाते हुए कहा। उनकी आवाज सुनकर अमीका एकदम से हड़बड़ा गई और वो जैसे ही थोड़ी हिलने को होती है तभी फिर से उसके मुंह से सिसकी निकल गई जिसे सुनकर प्रेमम के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसके एक नजर नीचे देखा और फिर उससे दूर होते हुए बोला, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं बीवी। कल रात के बाद मुझे नहीं दिया। इस वक्त उसे प्रेमम से हद से ज्यादा शर्म आ रही थी और उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठकर वॉशरूम में चली जाए। कल रात प्रेमम ने उसे हद से ज्यादा थका दिया था, या फिर यूं कहो उसने ही ये डिमांड किया था जिससे उसे अभी भी दर्द हो रहा था। वही प्रेमम ने अमीका को बाथटब में बैठाया और गर्म पानी का नल ऑन कर बाहर डोर ओपन करने जाने लगा, लेकिन तभी अमीका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घूरते हुए बोली, डोर ओपन कपड़े पहनकर जाना वरना पूरे घरवालों के सामने शो ऑफ कर दोगे कि हमारे बीच क्या हुआ था। ये कहते हुए उसकी नजरें प्रेमम की चेस्ट पर अपने नाखूनों के निशानों पर पड़ी जिन्हें देखकर उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था और शर्म भी आ रही थी। उसकी ये बात सुनकर प्रेमम के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, डोंट वरी, अभी नहीं तो जब तुम प्रेग्नेंट होंगी तब सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों के बीच सच ठीक है। ये कहकर उसने आई विंक की ओर मुस्कुराते हुए वॉशरूम से बाहर चला गया। वही अमीका अभी भी वैसे ही बैठी एकटक प्रेमम को जाते घूर रही थी। प्रेमम बाहर आया। यस मॉम आया, बस 2 मिनट रुकिए, प्रेमम ने बाहर आकर जवाब दिया और फिर बेडशीट को जल्दी से उठा डस्टबिन में डाल दी क्योंकि कल रात की वजह से पूरी बेडशीट खराब हो गई थी। उसने अमीका और अपने कपड़े उठाए और उन्हें क्लोजेट में नीचे पटक जल्दी से अपने कपड़े पहनकर शर्ट के बटन लगाते हुए डोर ओपन करने आ गया। प्रेमम ने डोर ओपन किया और सामने देखा जहां सुनैना जी एक बड़ा सा थाल अपने हाथ में पकड़े खड़ी थी। सुनैना जी की नजरें जैसे ही प्रेमम की हालत पर पड़ी तो उन्हें समझ आ गया था कि उसे इतनी देर कहाँ लगी। प्रेमम की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे जिनसे उसकी गर्दन पर बने मार्क्स साफ दिख रहे थे, जिन्हें देखकर सुनैना जी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। मॉम कुछ काम था? सुनैना जी को कुछ नहीं बोलते देख प्रेमम ने पूछा। सुनैना जी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, वो ये थाल हम अमीका के लिए लेकर आए थे। आज उसकी पहली रसोई है और पूजा भी करनी है तो उसे बोलने की जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए। बाकी सब तो हमने कर लिया है लेकिन मीठे में हलवा या फोट खीर उसे बनानी पड़ेगी। ये सुनकर प्रेमम ने एक नज़र उनके हाथ में मौजूद थाल को देखा और फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। प्रेमम ने थाल को अपने हाथ में लिया और उसके बाद सुनैना जी बाहर चली गई। प्रेमम ने रूम का डोर बंद किया और थाल को बेड पर रखकर वो वापस से वॉशरूम में चला गया। डोर ओपन होने की आवाज सुन अमीका ने उसकी तरफ देखा और फिर वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। प्रेमम अमीका के पास आया और अपने हाथों से उसे बात देने लगा।
उसे पता था कि उसकी डोल इस वक्त बहुत ज्यादा थक गई है। प्रेमम के इस तरह प्यार से सब कुछ करने से अमीका को अच्छा लग रहा था। उसने अपना सर प्रेमम के कंधे पर टिका दिया। कुछ देर बाद प्रेमम ने अमीका को बात दिलाया और फिर उसे बाथरोब पहनाकर बाहर ले आया। बाहर आते ही अमीका की नजरें बेड पर रखे थाल पर पड़ी, जिसे देखते ही वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। आंटी रूम में क्यों आई थी और क्या ये उन्हीं ने दिया है? क्या है ये सब? अमीका का सवाल सुनकर प्रेमम ने उसकी तरफ देखा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 96। अमीका के सवाल पर प्रेमम बोला, आंटी नहीं मॉम, आज से वो तुम्हारी भी मॉम है। जैसे ही अमीका ने ये सुना, उसकी आंखों के सामने अविका जी का चेहरा आ गया। वो बोली, मॉम ने क्या दिया है? जिस पर प्रेमम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अमीका को देखने लगा, जिसके गले में इस वक्त उसके दिए हुए निशान थे, जिसे देखकर प्रेमम के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए अमीका को देखने लगा। वहीं प्रेमम को खुद को यूं देखता पाकर अमीका के गाल और कान लाल हो गए। तभी प्रेमम अमीका की तरफ बढ़ने लगा, जिससे अमीका की धड़कनें तेज हो गई। वो अपने कदमों को पीछे लेने लगी। तभी वो पीछे जाते जाते दीवार से लग गई। प्रेमम एकदम उसके करीब आ गया। वो उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, मॉम ने तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाए हैं, आज तुम्हें वही कपड़े पहनने हैं। जिस पर अमीका प्रेमम को देखते हुए बोली, क्या भेजा है सानी? जिस पर प्रेमम ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मगर कल रात की वजह से अमीका के शरीर में सानी पहनने जितनी ताकत भी नहीं बची थी, जिससे उसका चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। तभी प्रेमम बोला, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो गई? जिस पर अमीका उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मैंने कहा था कि कुछ मत करो, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं सानी कैसे पहनूं? मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। उसकी बात पर प्रेमम बोला, झूठी, तुमने ही मुझे फोर्स किया और संबंध बनाया और अब मुझे ही बदनाम कर रही हो। उसकी बात पर अमीका कुछ न बोल सकी, जिसे देखकर प्रेमम के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ये सब इसलिए बोला न कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूं। जिस पर अमीका प्रेमम को हैरानी से देखने लगी। प्रेमम उसको हैरान देखकर बोला, हैरान मत हो बीबी, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगा। वो भी अपने हाथों से। इतना बोलकर मुस्कुराने लगा। वहीं उसकी बातें सुनकर अमीका ने उसे घूरते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। मगर प्रेमम मुस्कुराते हुए बोला, डॉल, जब ये दर्द मेरी वजह से हो रहा है तो मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हारे काम करने में तुम्हारी मदद कर दूं। जिसे सुनकर अमीका स्पीचलेस हो गई। उसने सानी पकड़ी और प्रेमम को पकड़ा दी, क्योंकि अब वो प्रेमम से बहस कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इस वक्त प्रेमम के हाथ में एक हल्के गुलाबी रंग की सॉफ्ट सिल्क की सानी थी। उसने अमीका ब्लाउज और पेटीकोट पहन के आने को बोला और उसका इंतजार करने लगा। उसकी सानी जितनी प्योर थी, उसकी ब्लाउज उतना ही ग्रेसफुल और क्लासिक था। साड़ी जितनी प्योर और नाजुक थी, उसका ब्लाउज उतना ही ग्रेसफुल और क्लासिक। प्रेमम ने उसको सानी पहनाना स्टार्ट किया। प्रेमम की उंगलियां जैसे जैसे उसके शरीर को छू रही थी, अमीका के शरीर में सिहरन सी दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद प्रेमम ने अमीका को सानी पहना दी। वो हल्के गुलाबी रंग की सॉफ्ट सिल्क की सानी में लिपटी हुई थी, जिस पर हल्के सिल्वर जरी का बॉर्डर था। सानी इतनी हल्की और प्योर लग रही थी जैसे गुलाब की पखुनी हो। उसका ब्लाउज स्लीवलेस डीप राउंड नेक ब्लाउज, जो पीछे से डीप नेक था और 2 सिल्वर डोरियों से बंधा हुआ था। डोरियों के सिरों पर छोटे छोटे झुमके लटक रहे थे, जो उसकी हिलती हुई चाल के साथ खुद भी हिल रहे थे। ब्लाउज पर हल्के से सिल्वर थ्रेड वर्क थे, जो सानी के बॉर्डर से मैच कर रहे थे। पीठ पर लगी डोरियों से झांकती उसकी हल्की पीठ बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने होंठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसने बालों का सॉफ्ट बन बनाया था, जिसमें गजरा सजा हुआ था। माथे पर एक छोटी सी बिंदी और गले में हल्का सा कंठी हार और मंगलसूत्र। हाथों में लाल और गोल्डन चूड़ियां खनक रही थी।
उसके कानों में छोटे मगर खूबसूरत झुमके थे, जिनमें हल्की सी मोतियों की झंकार थी। नाक में एक पतली सी नज़र, जो उसकी मुस्कान के साथ साथ हिल रही थी। पैरों में बारीक सी पायल, जो चलते हुए उसकी मौजूदगी की मीठी झंकार बिखेर रही थी। जब प्रेमम ने उसको पूरी तरह से रेडी कर दिया तो उसकी नजरें उसी पल टिक गई। तभी उसने ध्यान दिया अमीका की मांग सुनी है। उसने एक चुटकी सिंदूर लिया और अमीका की मांग भर दी, जिससे अमीका की आंखें बंद हो गई। अमीका हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने एक नज़र खुद को देखा तो वो भी एक बार को खुद को देखती ही रह गई। तभी उसने बाहर जाते हुए प्रेमम को भी जल्दी आने को बोला और वहां से नीचे चली गई। वो सीढ़ियों से नीचे आने लगी। इस वक्त सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। जैसे ही रायजादा फैमिली की नज़र अमीका पर पड़ी, वो लोग उसे देखते ही रह गए। वो लोग उसे देखकर पलके झपकाना तक भूल गए। अमीका ने अपने से बहू का आशीर्वाद लिया। तभी सुनैना जी ने उसके कान के पीछे काजल का टीका लगाते हुए उसके माथे को चूम लिया। सुनैना जी बोली, बच्चा आज आपकी पहली रसोई है, इसलिए आप मीठे में कुछ बना लो, बाकी नाश्ता पहले ही बन चुका है। अमीका ने अपना सिर हिला दिया और वहां से किचन की तरफ चली गई। इस वक्त किचन में राधिका मौजूद थी। जैसे ही उसकी नज़र अमीका पर पड़ी, वो खुशी और हैरानी से अमीका को देखते हुए बोली, डॉक्टर अवी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको अपना आइडल मानती हूँ। क्या आप बाद में मुझे एक ऑटोग्राफ देंगी? जिस पर अमीका मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। वैसे तो राधिका काफी समझदार थी, मगर अभी वो अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रही थी। तभी अमीका ने उससे कौन सी चीज कहाँ रखी है ये पूछा और मीठा बनाने लगी। राधिका ने जब अमीका को इतने आराम से कुकिंग करते देखा तो वो हैरान रह गई। चैप्टर 97। अमीका का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसने हलवा बनाना शुरू किया। वहीं राधिका ने 10 अमीका को हलवा बनाते देखा तो वो हैरानी से अमीका को देखने लगी। अमीका किसी प्रोफेशनल की तरह कुकिंग कर रही थी। जैसे ही अमीका का हलवा बना, उसकी खुशबू पूरे हॉल में हलवे की खुशबू फैल गई, जिससे सब लोगों के मुंह में पानी आने लगा। प्रेमम भी सबके डाइनिंग टेबल में बैठ चुका था। तभी अमीका राधिका के साथ किचन से बाहर आई। उसने सबसे पहले मंदिर में भोग लगाया, उसके बाद हलवे को डाइनिंग टेबल पर रख दिया। तभी सुनैना जी बोली, अभी बेटा सबको हलवा सर्व कर दो। जिस पर अमीका ने सबको एक एक कटोरी में हलवा दिया। अक्ष को भी अमीका बहुत पसंद थी। जैसे ही अमीका प्रेमम को हलवा देने को हुई, तभी अक्ष बोला, भाभी भाई मीठा नहीं खाते, आप ऐसा कीजिए उनका हलवा भी मुझ सर्व कर दीजिए। इतना बोलकर मुस्कुराने लगा। वहीं प्रेमम अपनी खा जाने वाली नजरों से अक्ष को देख रहा था, मगर अक्ष ने उसे इग्नोर कर दिया। अक्ष प्रेमम का हलवा भी लेने को हुआ, मगर तभी प्रेमम ने उसके हाथों से कटोरी छीन ली, जिससे अमीका हैरानी से उन दोनों को देखने लगी। वहीं राधिका अक्ष को ऐसा बच्चों की तरह बिहेव करता देख हैरान थी। पूरी फैमिली भी उन दोनों को देख हैरान थी। तभी सबने हलवा खाया तो सबके चेहरे पर बनी सी मुस्कान था। सुनैना जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं उन्हें रोता देख अमीका डर गई और वो परेशान होते हुए बोली, मॉम आपको क्या हुआ? क्या आपको हलवा पसंद नहीं आया? उसकी आंखों में नमी बनने लगी, क्योंकि उसने प्रेमम की फैमिली को पूरी तरह से अपनाने का सोचा था फिलहाल के लिए, क्योंकि वो जो बाद में करेगी उससे प्रेमम की पूरी फैमिली टूट जाएगी। वहीं उसे रोता देख प्रेमम की हाथों की मुट्ठियां कस गई। तभी सुनैना जी ने अमीका को अपने गले से लगा लिया और प्यार से बोली, बच्चा आपने बहुत अच्छा हलवा बनाया था। ये हलवा बिल्कुल तुम्हारी मॉम के हाथ के हलवे की तरह बना है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया ना। जिस पर अमीका ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। सभी लोगों ने खाना खाया, उसके बाद हॉल में बैठ गए। तभी देवेंद्र जी ने एक लिफाफा निकाला और अमीका को दे दिया। वहीं अमीका ने लेने से मना किया, मगर देवेंद्र जी ने आशीर्वाद है बोलकर उसके हाथ में लिफाफा दे दिया। राजश्री जी ने एक हीरे के हार का सेट दिया। वहीं रणवीर जी ने भी लिफाफा दिया। सुनैना जी ने कंगन दिए जो कि सोने के थे। वो उनको उनकी पहली रसोई में मिले थे।
अक्ष ने अमीका को डायमंड के झुमके दिए, वहीं राधिका ने भी अमीका को पायल गिफ्ट किए। अब बारी थी प्रेमम की। सभी लोग प्रेमम को देखने लगे। तभी प्रेमम ने कुछ पेपर्स अमीका के सामने रखे और अमीका ने जब वो पेपर्स देखे वो हैरानी से प्रेमम को देखने लगी, क्योंकि ये पेपर्स एक हॉस्पिटल के थे जो अब अमीका के नाम हो चुका था। वहीं बाकी लोग भी काफी हैरान थे, मगर साथ ही वो काफी खुश भी थे कि प्रेमम अमीका से सच में काफी प्यार करता है। इधर हॉस्पिटल में आज रूपाली को सुबह की डिस्चार्ज मिल गया था। उसे लेने सभी लोग गए थे सिवाय दादा दादी और वीर के, जिससे रूपाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचती थी कि वो रायचंद फैमिली की प्रिंसेस है और उसे सब प्रिंसेस की तरह ट्रीट करें। अगर वो नाराज हो जाए तो सभी लोग उसके पीछे पीछे उसे मनाने लगे। मगर अफसोस बाकी सब तो ऐसा करते भी थे, मगर दादा दादी और अब वीर ने ऐसा करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे कसक और रूपाली डबल स्टैंडर्ड लगती थी, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसे राजवीर जी से भी बहुत नफरत थी, जिसने अपनी बीबी को धोखा देकर पहले बाहर अफेयर चलाया और फिर उन्हें मार दिया। साथ ही अमृता की भी प्रॉपर्टी के लिए उसे भी मार दिया। रूपाली राजवीर से बोली, डैड वो तीनों मुझे लेने क्यों नहीं आए? जिस पर राजवीर जी बोले, बच्चा दादा दादी ज्यादा चल फिर नहीं पाते इसलिए, और वीर को ऑफिस भी संभालना होता इसलिए वो नहीं आ पाए, तुम चिंता मत करो, चलो घर। इतना बोलकर उन्होंने गानी का गेट खोला तो कसक और रूपाली बैठ गए। राजवीर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, वहीं तेज और मालिनी दूसरी गानी में बैठ गए। उनकी गानी रायचंद मेंशन के लिए निकल गई। इधर रायचंद मेंशन में दादा दादी भी इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे। तभी बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आई, जिससे उन तीनों को पता चल गया कि रूपाली आ चुकी है। तभी रणविजय जी ने न्यूज चलाई तो अचानक उसमें प्रेमम और अमीका के शादी की न्यूज चलने लगी, जिससे वीर, रणविजय और देविका जी हैरानी से न्यूज को देखने लगे। वहीं वीर भी अवाक होकर उस न्यूज को देख रहा था। तभी रूपाली और कसक, राजवीर और तेज, मालिनी अंदर आए। सभी लोगों को हॉल में देखकर रूपाली हैरान थी, मगर फिर खुशी से बोली, दादी दादू मैं आ गई। वो ऐसा बोलकर दौड़कर उनके पास आ गई, मगर तभी उसकी नज़र टीवी पर पड़ी तो वो अपनी जगह पर जम गई। वो हैरानी से न्यूज को देखने लगी, जिसमें अभी भी अमीका और प्रेमम की शादी की न्यूज चल रही थी। अचानक ही रूपाली का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसकी आंखों में अमीका के लिए नफरत और जलन उतर आई। वो अपनी रोते हुए बोली, अमीका दीदी ने मेरे प्रेमम को मुझसे छीन लिया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्हें पता था मैं प्रेमम से प्यार करती हूँ, फिर भी उन्होंने प्रेमम से शादी कर ली। इतना बोलकर रोने लगी। वहीं उसको ऐसे रोते देखकर राजवीर और कसक को अमीका पर गुस्सा आने लगा। कसक गुस्से में बोली, ये मनहूस लंकी बस मेरी बेटी की खुशियां छीनने में लगी रहती है। आखिर इस घटिया लंकी को मेरी बच्ची से इतनी नफरत क्यों है? चैप्टर 98 एंड 99। वहीं उसको ऐसे रोते देखकर राजवीर और कसक को अमीका पर गुस्सा आने लगा। कसक गुस्से में बोली, ये मनहूस लंकी बस मेरी बेटी की खुशियां छीनने में लगी रहती है। आखिर इस घटिया लंकी को मेरी बच्ची से इतनी नफरत क्यों है? अभी तक दादा दादी को रूपाली के लिए जो थोड़ा सा बुरा लग रहा था, वो भी खत्म हो गया। देविका जी गुस्से में बोली, तुम घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बच्ची से मनहूस कहने की? तुम दोनों को क्या लगा था तुम लोग झूठ बोलकर मेरी बच्ची की जगह अपनी इस दो मुंह वाली बेटी की शादी प्रेमम से करवाओगे? मगर तुम शायद भूल गए हो, तुम किसी की किस्मत नहीं छीन सकते। तुम शुक्र मनाओ अभी तक रायजादा फैमिली ने तुम्हारे धोखेबाजी के लिए कुछ नहीं किया है। मगर याद रखना, तुम तीनों जल्दी ही अपनी सजा भुगतोगे। फिर रूपाली की तरफ घूरते हुए बोली, और तुम बेशर्म लंकी, अगर तुमने मेरी बच्ची की शादी में जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। तभी कसक बोली, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती है? ये हमारा भी घर है। जिस पर देविका जी कसक को घिन और नफरत से देखते हुए बोली, खबरदार, जो इस घर को अपना कहने की हिम्मत की तो ये घर तुम्हारे पति ने नहीं बनाया है, ये घर मेरे पति का है। इसलिए अगर तुम लोगों ने अब मेरी बच्ची का हक छीनना चाहा तो मैं भी तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकालने में बिल्कुल भी वक्त नहीं निकालूंगी।
इतना बोलकर रणविजय जी के साथ वहां से चली गई। कसक राजवीर से बोली, ये मॉम और डैड उस घटिया लड़की को अभी भी सपोर्ट कर रही हैं, जबकि उसने अपनी बच्ची की जान लेने की कोशिश की। इतना बोलकर रोने लगी। मगर राजवीर कुछ नहीं बोले क्योंकि अब उन्हें डर लग रहा था, रायजादा फैमिली उन्हें बर्बाद कर देगी। इधर रायजादा मेंशन में सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। प्रेमम को ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर अचानक उसकी जरूरी मीटिंग आने की वजह से उसे ऑफिस जाना पड़ रहा था। अमीका अभी भी सबके साथ नीचे बैठी हुई थी, जिससे प्रेमम चिढ़ा हुआ था। वहीं अक्ष अपने स्टूडियो के लिए निकल गया था, क्योंकि आज उसे अपने आने वाले कॉन्सर्ट के लिए रिहर्सल करनी थी। वहीं राधिका भी अमीका के साथ ही बैठी हुई थी। तभी सुनैना जी बोली, बच्चा आज ही तुम्हारी मुंह दिखाई भी होनी है, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाना। अमीका बोली, ठीक है। सुनैना ने अमीका के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तुम्हें आराम करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अमीका भी अपनी जगह से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी राजश्री जी बोली, सुनैना जाओ तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं भी आराम कर लेती हूँ। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे की तरफ चली गई। अमीका सो चुकी थी। करीब शाम के 3 बजे अमीका के कमरे में नॉक हुआ, जिससे अमीका की नींद खुल गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने सुनैना जी खड़ी थी। उन्होंने इस वक्त अपने हाथ में एक थाल पकड़ी थी। सुनैना जी मुस्कुराते हुए बोली, अभी बच्चा तुम ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे, मैं राधिका को भेज देती हूँ, वो भी तुम्हारी तैयार होने में मदद कर देगी। जिस पर अमीका ने उनके हाथों से थाल पकड़ा और अंदर आकर थाल को टेबल पर रख दिया। जैसे ही उसने थाल का कपड़ा हटाया वो हैरान रह गई, क्योंकि उस थाल में बेहद खूबसूरत लाल बनारसी साड़ी और गहने थे, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। तभी उसके कमरे में नॉक हुई तो अमीका बोली, आ जाइए। इसी के साथ राधिका दरवाजा खोलकर अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आप साड़ी पहन लीजिए, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। जिस पर अमीका ने मुस्कुराते हुए राधिका को देखा और ब्लाउज और पेटीकोट पकड़कर चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अमीका बाहर आई तो इस वक्त उसने ब्लाउज थोड़ा मॉडर्न टच के लिए हुए था, स्लीवलेस डीप बैंक कट के साथ, जहां पीछे सिर्फ एक गोल्डन डोरी बंधी थी, जिसमें मोतियों का झूमर लटक रहा था। ब्लाउज पर जरदोजी का हल्की कढ़ाई थी, मगर उसे बहुत ग्रेसफुल ढंग से बनाया गया था। तभी राधिका ने उसे साड़ी पहनाई, जो एक बेबूती से कढ़ी हुई रॉयल रेड बनारसी सिल्क साड़ी थी, जिसमें गोल्ड जरी का चौड़ा बॉर्डर था। साड़ी की बूटियों में कमल और मोर के पारंपरिक डिजाइन थे, जो उसे चट राजघराने की बहू जैसा लुक दे रहे थे। वहीं अमीका उस साड़ी में बिल्कुल एक महारानी लग रही थी। तभी राधिका ने उसे कुंदन और रूबी से बना हैवी नेकलेस, जो उसके कॉलर बोन पर टिका हुआ था, उसके गले में पहले से एक डायमंड का मंगलसूत्र था और मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर। उसी के साथ मैच करते हुए झुमके, जिनमें मोती लटक रहे थे, वो पहनाया। माथे पर बनी सी बिंदी और हाथों में चौहा कंगा और चूड़ियों का कॉम्बिनेशन, जो कि लाल और सुनहरा था, वो पहनाया। पैरों में पायल और पैरों की उंगलियों में बिछिया, कमर में कमरबंद, जो उसकी कमर पर साड़ी को खूबसूरती से थामे हुए था। राधिका ने अमीका को लोबन में सजाया था, जिसमें गजरा लपेटा गया था। मेकअप में रेड लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल, विंग्ड आईलाइनर और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो था, जैसे वो सच में कोई देवी हो। राधिका बिना पलके झपकाए अमीका को देख रही थी, जो हद से ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो राधिका ने दरवाजा खोला। सुनैना जी अंदर आई, मगर जैसे ही उनकी नजर अमीका पर पड़ी, वो बिल्कुल स्पीचलेस होकर अमीका को देखने लगी। राधिका बिना पलके झपकाए अमीका को देख रही थी, जो हद से ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो राधिका ने दरवाजा खोला। सुनैना जी अंदर आई, मगर जैसे ही उनकी नजर अमीका पर पड़ी, वो बिल्कुल स्पीचलेस होकर अमीका को देखने लगी। वहीं उन दोनों को खुद को यूं देखता देख अमीका को अनकंफर्टेबल लग रहा था। सुनैना जी राधिका को बोली, जाओ नजर उतारने के मिर्ची वाला धुआं लाओ, जिसे सुनकर राधिका तुरंत वहां से नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद राधिका मिर्ची और कोयले लेकर आई। सुनैना जी ने अमीका की नजर उतारी और उसके बाद उसके कान के पीछे एक काजल का टीका लगा दिया। सुनैना जी ने अमीका की सानी से ही उसका घूंघट डाल दिया। उसके बाद राधिका और सुनैना जी अमीका के एक एक साइड आ गए और उसे लेकर नीचे की तरफ चले गए। वहां पर काफी औरतें बैठी हुई थी। जब उन्होंने देखा कि दुल्हन को ला रहे हैं,
सभी लोग चुपचाप बैठ गए। अमीका को सोफे पर बिठाया गया। अमीका के बस रेड लिप्स दिख रहे थे, जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि अमीका कितनी खूबसूरत है। तभी सबसे पहले राजश्री जी ने अमीका की मुंह दिखाई की रस्म की। वहां पर सिर्फ औरतें ही मौजूद थी। उन्होंने अमीका का चेहरा देखा और उसके गोद में एक ज्वेलरी का बॉक्स रख दिया। राजश्री जी के बाद सुनैना जी ने अमीका की मुंह दिखाई की और उन्होंने भी एक ज्वेलरी बॉक्स जिसमें डायमंड के झुमके थे, वो अमीका के गोद में रख दिए। उसके बाद एक एक करके सभी औरतें अमीका की मुंह दिखाई की रस्म करने लगे। जैसे जैसे वह अमीका का चेहरा देख रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि अमीका इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल था। सभी लोगों ने ऐसा ही कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए। तभी एक औरत जो रायजादा फैमिली से काफी जलती थी, उसने भी अमीका का चेहरा देखा, जिससे उसको काफी जलन हुई। वह अपनी जलन में बोली, हाँ, चेहरा तो बहुत खूबसूरत है आपकी बहू का, पर क्या उसे घर के काम वगैरह भी आते हैं? जिस पर अमीका की भौहें सिकुड़ गई, मगर वह कुछ नहीं बोली। तभी सुनैना जी बोले, हाँ, मेरी बहू को घर के काम भी आते हैं, मगर अगर उसे नहीं भी आते तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम इतने गरीब नहीं है कि अपनी बहू से काम करवाएं। हमारे पास पहले से ही नौकर है, मेरी बहू को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 100। तभी सुनैना जी सबको देखते हुए बोली, आज अमीका ने पहली रसोई में हलवा बनाया था, मैं आप लोगों को खिलाती, मगर अफसोस वो सुबह ही खत्म हो गया। मगर फिर कभी आपको खाने पर जरूर बुलाऊंगी। उनकी बात पर जो औरत ने टोंट मारा था, उनका चेहरा काला पड़ गया। वहीं सभी लोगों ने अमीका की बहुत तारीफ की। उसके बाद उसको आशीर्वाद देते हुए वहां से निकल गए। उन सबके जाने के बाद सुनैना जी अमीका के पास आई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, अभी तुम रेडी होने के लिए हमारे साथ बुटीक चलो। आज तुम्हें सबसे खूबसूरत दिखाना है। आफ्टर ऑल आज तुम्हें पूरी दुनिया देखने वाली है। वैसे तो तुम चांद का टुकड़ा हो, लेकिन आज ये चांद अपनी चांदनी पूरी धरती पर बिखरेगा। तुम्हें पता है, तुम हुबहू अविका जैसी दिखती हो। जब वो तुम्हारी एज की थी तब वो भी सेम तुम्हारी जैसी ही दिखती थी। ये कहते हुए उनकी आंखों में हल्का सा पानी भर आया। वाकई में अमीका की शक्ल अविका जी से मिलती थी। सुनैना जी की बात सुनकर अमीका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी उनके चेहरे को देख रही थी। तभी अचानक पता नहीं अमीका को क्या हुआ, वो जल्दी से उनके पास आई और एकदम से सुनैना जी के गले लग गई। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की बह सुनैना जी के कंधे पर गिर गई। अचानक अमीका के गले लग जाने से सुनैना जी 2 कदम पीछे हो गई, लेकिन जब उन्हें अपने कंधे पर अमीका के आंसुओं के गिरने का एहसास हुआ तो उनके चेहरे पर टेंशन की लकीरें उभर आई। उन्होंने जल्दी से अमीका को खुद से अलग किया और उसका छोटा सा चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर बोली, बेटा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा आपसे? क्या आपको हमारी बातों का बुरा लगा? आई एम सॉरी बेटा, अगर आपको हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो हमने जानबूझकर कुछ नहीं मॉम, बस माँ की याद आ गई थी इसलिए आपके गले लग गई। आई एम सॉरी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई। ये कहते हुए अमीका ने अपने आंसू साफ किए और नजरें इधर उधर करते हुए देखने लगी। वो सुनैना जी की आंखों में नहीं देख रही थी। उसकी बातें सुनकर सुनैना जी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उन्होंने अमीका को अपने सीने से लगाया और प्यार से उसके बालों पर किस करके बोली, आई नो बेटा कि आपको अविका की याद आती है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी तरह बन पाए, तुम्हें अविका के जैसा प्यार दे पाए, लेकिन हम अविका की जगह नहीं लेंगे क्योंकि उसकी जगह सिर्फ उसकी है। तुम हमारी बहू और हम अपनी बहू को बेटी नहीं बल्कि बहू की तरह प्यार करेंगे। ये कहते हुए उनके चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। अमीका चुपचाप उनके सीने से लगी खड़ी थी। उसे सुनैना जी की छाव में रहना अच्छा लग रहा था। वही एहसास जो अविका जी के गले लगकर होता था, वो एहसास अभी अमीका को सुनैना जी के गले लगकर हो रहा था।
इस वक्त उन दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो सांस बहू है, बल्कि उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो माँ बेटी हो। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इस वक्त हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। देखकर लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। देवेंद्र जी अपने हाथ में लकड़ी का डंडा पकड़े गुस्से से रोनित को पीट रहे थे। वही रोनित पूरे वार्ड में उनसे बचने के लिए भाग रहा था। दादू, एक बार मेरी बात तो सुनिए। यार, मेरी क्या गलती? शादी तो आपके पोते ने की है, तो उसे मारिए, मुझे क्यों मार रहे हो? उसने आपको नहीं बुलाया अपनी शादी में। मुझ बच्चे की शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप मुझे मार रहे हो। आह, मां मर गया। देवेंद्र जी ने गुस्से से एक जोर का डंडा रोनित के पिछवाड़े पर दे मारा, जिससे वो एकदम से दर्द में चीख पड़ा। देवेंद्र जी गुस्से के साथ बोले, प्रेमम को तो बाद में देखूंगा, लेकिन पहले तुझसे निपट लूं। तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि वो नालायक शादी कर रहा है? अब तो मुझे उस घर में जाना ही नहीं है। किसी को मेरी याद नहीं आई। सब अकेले अकेले रस्में कर रहे हैं और यहाँ मैं बुढ़े की तरह बेड में पड़ा टीवी देख रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने न्यूज़ में देख लिया, वरना तुम लोग तो बच्चे पैदा करने के बाद भी मुझे अपनी शादी के बारे में नहीं बताने वाले थे। ये सब कहते हुए दादू ने एक और डंडा रोनित की कमर पर दे मारा। रोनित अपनी कमर पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाया, हे भगवान, मुझे उठा ले। जिधर जाता हूँ उधर सब पीते हैं। साला कोई इज्जत ही नहीं है इस धरती पर मेरी। ये कहते हुए उसकी शक्ल रोने जैसे हो रखी थी। वही डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय सब लाचारी से डोर पर खड़े पूरे वार्ड की हालत देख रहे थे, जो किसी कबाड़खाने से कम नहीं लग रहा था। तभी देवेंद्र जी ने डंडा नीचे फेंका और डोर पर खड़े डॉक्टर्स को देखकर बोले, मुझे अभी छुट्टी चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी पेपर्स रेडी करो, वरना तुम सब अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। आधे घंटे में सब कुछ हो जाना चाहिए। ये सब कहते हुए उनकी आवाज काफी रौबदार थी, जिसे सुनकर सारे डॉक्टर्स एक पल के लिए घबरा गए, क्योंकि सबको अपनी जॉब बहुत प्यारी थी। वो अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना चाहते थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 101। वही डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय सब लाचारी से डोर पर खड़े पूरे वार्ड की हालत देख रहे थे, जो किसी कबाड़खाने से कम नहीं लग रहा था। तभी देवेंद्र जी ने डंडा नीचे फेंका और डोर पर खड़े डॉक्टर्स को देखकर बोले, मुझे अभी छुट्टी चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी पेपर्स रेडी करो, वरना तुम सब अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। आधे घंटे में सब कुछ हो जाना चाहिए। ये सब कहते हुए उनकी आवाज काफी रौबदार थी, जिसे सुनकर सारे डॉक्टर्स एक पल के लिए घबरा गए, क्योंकि सबको अपनी जॉब बहुत प्यारी थी। वो अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना चाहते थे। सारे डॉक्टर्स ने एक बार एक दूसरे के मुंह को देखा और फिर सब तुरंत वहां से निकल गए। एक नर्स जल्दी से रिसेप्शन पर जाकर वीरेंद्र जी के लीव पेपर्स बनाने को कहा। लगभग 10 मिनट बाद वीरेंद्र जी के वार्ड में वीरेंद्र जी का गुस्सा बहुत हद तक शांत हो चुका था। रोनित बेड पर अपना सर झुकाए बैठा था, तो वही दादाजी जी उसकी पीठ पर ऑइंटमेंट लगा रहे थे, जिससे रोनित को थोड़ी जलन हो रही थी और जलन की वजह से वो चिल्ला रहा था। उसका दर्द भरा चिल्लाना सुनकर दादाजी के चेहरे पर गिल्ट आ गया। उन्होंने रोनित की कमर पर फूंक मारते हुए परेशानी से कहा, बेटा, बहुत जोर से लगी क्या? आई एम सॉरी, अगर तुम लोग इस तरह की गलती नहीं करते, मुझे सब पहले ही बता देते तो मैं तुम्हें नहीं मारता। मेरा भोला बच्चा बेवजह पीट गया मेरे हाथ से। ये कहते हुए वो प्यार से उसकी पीठ पर दवाई लगाने लगे। दादाजी जी की बात सुनकर रोनित बस कसमसाकर रह गया, क्योंकि उसने पहले कितनी बार कहा था कि एक बार उसकी बात सुन लीजिए। इनफैक्ट वो यहाँ उन्हें प्रेमम की शादी के बारे में बताने ही आया था, लेकिन देवेंद्र जी ने बिना उसकी बात सुने ही पीटना शुरू कर दिया। रोनित बचपन में ही अनाथ हो गया था, जिसके बाद देवेंद्र जी उसे अपने घर ले आए थे और तभी से रोनित भी रायजादा फैमिली का हिस्सा बन चुका था। बेशक वो प्रेमम का असिस्टेंट था, लेकिन रायजादा फैमिली ने उसे कभी भी इस जॉब के लिए फोर्स नहीं किया। उन्होंने रोनित को हर वो ऑप्शन दिए थे जो रोनित को अच्छा लगता था, लेकिन रोनित ने खुद अपनी मर्जी से प्रेमम के असिस्टेंट की जॉब को चुना। रोनित को पूरी फैमिली चाहती थी और रोनित भी रायजादा फैमिली को अपना परिवार मान चुका था।
दादाजी के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे थे। दादाजी सबसे ज्यादा पीटते भी रोनित को ही थे और वो उसके बिना रह भी नहीं सकते थे। दादाजी ने रोनित की पीठ पर ऑइंटमेंट लगाई और फिर उसका चेहरा अपनी तरफ करके आंखों में चमक लिए बोले, डोंट वरी, उस नालायक को भी मैं सजा जरूर दूंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना मारा है उससे कहीं ज्यादा उस नालायक को उसकी बीवी के सामने मारूंगा। वैसे उसने जिंदगी में एक काम अच्छा किया है, हमारी पसंद की बच्ची से शादी करके। हमें तो पहले ही वो बहुत पसंद थी और देखो नियति का खेल, वो ही अविका बेटा की बेटी है। सच कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता है। रायचंद फैमिली ने हम लोगों से सच छुपाने की कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी सारा सच सामने आ ही गया। सच को कुछ पल के लिए गुमराह कर सकते हैं लेकिन उसे मिटा नहीं सकते हैं, दादाजी ने सीरियस आवाज में कहा। उनकी बात सुनकर रोनित ने भी कंसेंट से सर हिला दिया। अभी उन दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही दादा पोता है जो थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे। चैप्टर 102। इस वक्त राजवीर जी की आंखों के सामने हॉस्पिटल का वही सीन किसी रील की तरह घूम रहा था। अभी वो अपनी उन पुरानी यादों में खोए हुए ही थे कि तभी उनके कानों में कसक की आवाज पड़ी, यस बेबी, तुम थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर अपने फोन को पर्स में रखा और रूपाली की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। किसका कॉल था मॉम? रूपाली ने कसक की तरफ देखकर पूछा। राजवीर भी बेसब्री के साथ कसक की तरफ देखा, वो भी जानना था कि आखिर ऐसा कौन है जिसे वो बेबी बोल रही थी। कसक ने स्माइल के साथ रूपाली की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे डैड, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए होटल बुला रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसका जवाब सुनकर राजवीर एकदम से हैरान रह गए। वो हैरानी के साथ कसक को देख रही थी। वो अपनी जगह बर्फ की तरह फ्रिज हो गए थे। इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके दिल पर हथौड़े से मार रहा हो। कहते हैं ना कि कर्मा ऑलवेज रिटर्न, और इस वक्त राजवीर के कर्म उन्हीं के पास लौट कर आ रहे थे। जो दर्द सालों पहले अविका जी ने सहा था, वही दर्द अभी राजवीर को महसूस हो रहा था। इस वक्त उनका दिल दर्द से फट रहा था। उन्होंने हमेशा अपने सामने खड़ी औरत को अपना प्यार माना, उसे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की, उसके लिए अपनी बीवी, माँ बाप सबको छोड़ दिया। अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात की, उनसे लड़ाई की, और ये औरत इतने सालों से उन्हें धोखा दे रही थी। ये सोच सोचकर ही उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके कलेजे में चाकुओं से वार कर रहा हो। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया। रूपाली के डैड तो वो है, फिर कसक किसकी बात कर रही है? आई यू श्योर मॉम की डैड का कॉल आया था? क्या वो सच में वापस आ गए हैं? मुझे भी उनसे मिलना है, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। रूपाली ने खुशी से चमकती आंखों से कसक की तरफ देखकर कहा। कसक ने मुस्कुराते हुए रूपाली को देखा और बोली, बेटा अभी तुम्हें चोट लगी है, इसलिए तुम बाद में मिलना डैड से। अभी मैं मिलकर आती हूँ, और अगर है दोनों साथ में गए तो कहीं उस बेवकूफ राजवीर और उन बुढ़े बूढ़ी को हम पर शक ना हो जाए, इसलिए हम दोनों में से एक का घर पर रहना जरूरी है। अपनी मॉम की बात सुनकर रूपाली ने धीरे से अपना सर हिला दिया। तभी कसक डोर की तरफ पलटी और उसकी नजरें राजवीर पर पड़ती उससे पहले ही राजवीर दीवार के पीछे छुप हुए। कसक रूम से बाहर निकली और अपनी कमर को मटकाते हुए बाहर निकल गई। उसने वॉल की तरफ नहीं देखा था। राजवीर भी छुपते छुपाते कसक के पीछे जाने लगे। कसक बाहर पार्किंग एरिया में आई और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। राजवीर भी जल्दी से अपनी कार में बैठ गए और कसक के पीछे मेंशन से बाहर निकल गए। राजवीर कसक से थोड़ी दूरी पर कार ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि अगर कसक ने मिरर में उन्हें देख लिया तो फिर वो पूरे सच तक नहीं पहुंच पाते। कुछ देर बाद कसक की कार 5 स्टार होटल के बाहर आकर रुकी। कसक कार से बाहर आई। उसने अपने चेहरे पर मास्क और आंखों में गॉगल्स लगाए। उसने एक नज़र चारों तरफ देखा और जब ये कन्फर्म हो गया कि कहीं भी कोई नहीं है तो वो तेज कदमों से होटल के अंदर चली गई। राजवीर जो अपनी कार के पीछे छिपकर कसक को देख रहे थे, उसके अंदर जाते ही वो कार से बाहर आए और सीधा होटल के अंदर चले गए। अंदर आते ही राजवीर में नजरें घुमा चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कसक कहीं नजर नहीं आ रही थी, जिससे राजवीर एकदम से परेशान हो गए। वो चारों तरफ कसक को ढूंढने लगे, लेकिन तभी उनकी नजरें ऊपर के फ्लोर पर पड़ी जहां कसक रूम नंबर 102 की तरफ जा रही थी। कसक को उस रूम की तरफ जाता देख राजवीर जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर उस फ्लोर पर चले गए।
कसक ने रूम नंबर 102 का डोर ओपन किया और उसने जैसे ही डोर ओपन किया तभी एक लंबे चौड़े हाथ ने कसक का हाथ पकड़ रूम के अंदर खींच लिया और उसे वॉल से लगा उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। राजवीर ने उस हाथ को देख लिया था जो कि किसी आदमी का था, जिसे देखकर उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अपने धड़कते दिल के साथ कदम आगे बढ़ा रहे थे। राजवीर रूम के डोर के पास आए लेकिन डोर बंद था। तभी उनकी नजरें विंडो पर पड़ी जो हल्की सी खुली थी। राजवीर विंडो के पास आए और उसे हल्का सा धक्का दे रूम के अंदर देखने लगे। अपने समाने का नजारा देखते ही उनकी आंखों से एक बूंद आंसू की गालों पर लुढ़क आई और उन्होंने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। कसक बेड पर बड़ी अदा के साथ अपने दोनों हाथ फैलाए पड़ी थी। उसके बदन पर सिर्फ साड़ी शेप वियर और ब्लाउज था। उसके अलावा उसके साड़ी का पल्लू नीचे पड़ा था। तभी एक आदमी कसक के ऊपर आया और उसके होंठों को कैप्चर कर उसके सीने को अपने हाथों से प्रेस करने लगा, जिससे कसक के मुंह से प्लेजर भरी सिसकियां निकलने लगी। कसक ने अपने पैरों को और ज्यादा फैला लिया और उस आदमी को अपनी बाहों में भर लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।